हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि जो ये पूरा चैप्टर है ना, मैंने उसको एमसीक्यू फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिए। जिससे क्या होगा कि एक तो आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी पता चल जाएगा, और दूसरा मैं आपको साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा ईच एंड एवरी एमसीक्यू की, जिससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा प्रॉपरली और आपको कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उसका भी एक आइडिया हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। वो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, मैक्रो की भी और इंडियन इकोनॉमी की भी। तो चलो देखो, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन सम वैल्यू एडिशन प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस के अंदर लगा हुआ है, मतलब वैल्यू एडिशन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ नया बनाने के अंदर लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कर बोलते हैं उसको। तो वर्कर कौन है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, वर्कर कौन है? जो देश के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करे, जिसके काम करने से कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है ना, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, देश की इनकम बढ़नी चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए। और जीडीपी मतलब चाहे गुड्स बढ़े चाहे सर्विसेज बढ़े, कोई भी हो, तो दैट इज कॉल्ड वर्कर। और इंप्लॉय कौन होते हैं? जो कुछ वेजेस के लिए किसी के पास क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? वर्कर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फार्मर डूइंग देयर वर्क इन देयर ओन फार्म। जो एक फार्मर है वो अपने ही खेत के अंदर काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। देखो, वर्कर कौन होते हैं? वर्कर ना चार टाइप के होते हैं, हायर्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर वर्कर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन होते हैं? जो किसी के पास नौकरी ना कर खुद अपने काम के अंदर ही, अपने बिजनेस के अंदर ही क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, वो अपने ही फार्म के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। या एक मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, तो वो उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है, तो वो भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, वो बस वो अपनी सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर वो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा होता, देन ही इज कॉल्ड हायर्ड वर्कर। तो हायर्ड वर्कर कौन होता है? जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और अब हायर्ड वर्कर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कैजुअल, एक रेगुलर। देखो, कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर वो होते हैं लाइक अ डेली वेजेस वर्कर, ठीक है ना, कि जब तक काम है तब तक इनको जॉब दी जाएगी, और जिस दिन काम खत्म हो गया इनसे इनकी जॉब भी क्या ले ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। मतलब कैजुअली काम करती हैं ये, इनकी कोई पक्की ये नहीं होती कि परमानेंट इनको सैलरी मिलती है, इनको वेजेस मिलती होती है, ठीक है ना, कि जितना काम है उसके हिसाब से इनको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन रेगुलर वर्कर कौन होते हैं? रेगुलर वर्कर मींस परमानेंट वर्कर, जिनको सैलरी दी जाती है, ठीक है ना, जो परमानेंट बेसिस के ऊपर क्या होते हैं, रखे होते हैं कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैजुअल क्या होते हैं? जो बेसिकली काम करवाना होता है, जैसे हम मजदूरों को लेकर आते हैं, ठीक है ना, डेली वेजेस के ऊपर, तो दीज आर कैजुअल वर्कर। ये कई बार क्या होता है, हमें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का काम होता है, तो हम वर्कर को हायर कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर वेजेस के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना काम खुद प्रोफेशनली कर रहा हो, ठीक है ना, या अपने ही घर के अंदर काम कर रहा हो कुछ भी, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, वो खुद अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब किसी के पास जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हायर्ड कब हो गए? जब ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, तो इंप्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए इनके बीच। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? देखो, लेबर सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर आवर्स विलिंग टू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। देखो, इस स्टेटमेंट को ना ध्यान से देखना है, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्कफोर्स, तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, लेबर सप्लाई का मतलब है कि एक जो लेबर है ना, जो लेबरर है, जो वर्कर है, वो एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर कितने घंटे काम करने के लिए क्या है, तैयार है, तो दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। मतलब एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर कितने आवर्स कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए क्या है, तैयार है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपए के अंदर एक व्यक्ति 8 घंटे के लिए तैयार है, तो लेबर सप्लाई रेट क्या चल रहा है, 500 रुपए पर 8 आवर्स, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। अब लोग कितने हैं उससे कोई मैटर नहीं करता कि जो लोग कितने हैं,
लेबर सप्लाई मतलब क्या होगा, इसका मतलब लेबर सप्लाई का मतलब लोगों से नहीं है कि कितने लोग काम करना चाहते हैं, नहीं, लोग कितने एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर कितने घंटे काम करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर्स, और मतलब लेबर जो है कितने घंटे विलिंग्स टू वर्क है एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, मतलब कितने घंटे वो काम करने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। ठीक है ना। और लेबर फोर्स क्या होती है कि कितने लोग काम करने के लिए तैयार है, डजेंट मैटर वेज रेट क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 लोग क्या है काम करने के लिए तैयार है, तो लेबर फोर्स है कि 500 लोग काम करने के लिए तैयार हैं अगर उनको काम दिया जाएगा। लेकिन लेबर सप्लाई कितनी है कि वो 500 रुपए के ऊपर सिर्फ 8 घंटे ही काम करेंगे। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई का लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, उसका लेना देना किससे है कि नंबर ऑफ आवर्स और अ वेज रेट, कि कितने घंटे के ऊपर कितना लोग सब काम करने के लिए तैयार है। लेकिन लेबर फोर्स मतलब क्या है, उसका वेज रेट से कोई लेना देना नहीं है, घंटों से कोई लेना देना नहीं है। लेबर फोर्स का सिंपली मतलब क्या है कि कितने लोग काम करने के लिए तैयार है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वर्क फोर्स। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट सही है। तो वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। देखो वर्क फोर्स मतलब वो लोग जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो लेबर फोर्स क्या थी, यानी कि जो लोग काम करने के इच्छुक थे। 500 लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन 200 लोगों को तो काम मिला ही नहीं, वो करना चाहते हैं लेकिन उनको मिला नहीं, मतलब नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। तो मींस जो 300 लोग हैं ना, ये क्या है, करंट वर्क फोर्स के अंदर आएंगे। और जो ये 200 लोग बच गए ना, ये कौन होंगे, ये होंगे अनएम्प्लॉयड। कौन होंगे ये, अनएम्प्लॉयड। देखो अनएम्प्लॉयड कौन होगा, जो काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना। तो वर्क फोर्स कौन होगी, लेबर फोर्स में से अगर हम जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, वर्क फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड। देखो जितने परसेंट लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर पार्ट कर ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, पार्टिसिपेशन रेट। मींस वर्क फोर्स, कितनी वर्क फोर्स है कंट्री के अंदर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन सॉरी, है इनटू 100 की टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत लोग जो है वो काम कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स, नॉट लेबर फोर्स। लेबर फोर्स वाले काम करने के लिए क्या है, तैयार हैं, लेकिन उनमें से कुछ को काम मिलता है कुछ को काम नहीं मिलता। तो लेबर फोर्स को हम ये भी बोल सकते हैं वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना। और वर्कफोर्स क्या होते हैं, जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। और लेबर सप्लाई मतलब एक पर्टिकुलर वेज रेट के ऊपर कितने घंटे लोग काम करने के लिए क्या है, तैयार हैं। दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई, कितनी अवेलेबल है मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर। ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स बिलोंग्स टू रूरल एरिया। देखो इनके पीछे क्या कारण है कि बहुत ज्यादा जो वर्कफोर्स है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। क्यों बहुत सारे जो वर्कर हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। तो पहला कारण क्या उन्होंने बोला है कि देयर इज लॉट ऑफ फार्मिंग एंड अलाइड जॉब्स इन रूरल एरिया। तो सही बात है, बहुत सारी फार्मिंग और जो उसके साथ की जॉब्स होती हैं वो कहां पर अवेलेबल है, रूरल एरिया में ही अवेलेबल है। ठीक है ना। और पॉवर्टी इन रूरल एरिया फोर्स देम टू वर्क मोर फॉर देयर लाइवलीहुड। देखो ये बात बहुत ज्यादा सही है और जरूरी भी है आपके लिए समझना कि जो गरीबी है ना, पॉवर्टी है ना रूरल एरिया के अंदर, वो उन्हें फोर्स करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और अपने परिवार का क्या करे, पेट पाले। ठीक है ना। तो वो अगर अपनी फैमिली के लिए काम नहीं करेंगे ना तो वो लोग कोई अर्निंग भी नहीं कर सकते। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पर स्किल्ड जॉब होती है तो एक व्यक्ति काम करते हैं, 2-3 व्यक्ति बैठ के आराम से खा सकते हैं। लेकिन रूरल एरिया में लोग ज्यादा क्यों काम करना पड़ते हैं, क्योंकि पॉवर्टी है, गरीबी है। ठीक है ना। रूरल एरिया वर्कफोर्स इज अवेलेबल एट वेरी चीप रेट। तो ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि उनके पास और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इसलिए जो रूरल एरिया के अंदर लोग होते हैं ना, वो सस्ते रेट के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार है। वो माइग्रेट भी नहीं होना चाहते, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी नहीं चाहते, शिफ्ट भी नहीं होना चाहते। ठीक है ना। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों कारणों की वजह से ही, और भी बहुत सारे कारण हैं,
वो लोग माइग्रेट नहीं होना चाहते, कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, लड़कियों को जाने नहीं देते, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो वर्क फोर्स है ना वो रूरल एरिया में क्या है, ज्यादा है। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वर्कर इन रूरल एरिया इज मोर एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। मतलब इनमें से क्या कारण है कि जो फीमेल वर्कर्स है ना रूरल एरिया के अंदर, गांव के अंदर, वो ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन। मतलब फीमेल जो वुमेन वर्कर्स है ना वो रूरल एरिया में ज्यादा है और अर्बन एरिया में कम है। तो क्या कारण हो सकता है? देखो, पॉवर्टी कंपेल रूरल वुमेन वर्कर टू वर्क फॉर सपोर्ट देयर फैमिली। बिल्कुल सही बात है, गरीबी है जिसकी वजह से उनकी जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और वुमेन वर्कर्स जो हैं वो लो वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली क्या होता है, जो पत्थर तोड़ने का काम होता है ना गांव के अंदर, आपने भी देखा होगा, ये बेसिकली वुमेन वर्कर्स करती हैं। क्यों? क्योंकि ये लो वेज रेट के ऊपर भी काम कर लेती है, क्योंकि इनके पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, माइग्रेशन नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़कर जाना नहीं चाहती कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, है ना। तो वहीं पर ये कुछ फैमिली को फीड करने के लिए ये मजबूरी में इनको कम रेट के ऊपर काम करना पड़ता है। और वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू माइग्रेशन फॉर फीमेल वर्कर इन रूरल एरिया। तो कुछ ही अपॉर्चुनिटीज है और गरीबी बहुत ज्यादा है, तो काम तो करना ही पड़ता है। इस वजह से जो रूरल एरिया के अंदर फीमेल वर्कर की पॉपुलेशन है ना वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन। देखो, अर्बन एरिया के अंदर और भी चैलेंजेस है। अर्बन एरिया के अंदर क्या होते हैं कि स्किल्ड जॉब है लेकिन फैमिली का प्रेशर होता है अर्बन एरिया के वुमन के ऊपर, ठीक है ना, कि फैमिली वाले क्या होता है, जाने नहीं देते। और कई बार क्या होता है कि जो फैमिली वाले इतने रिच होते हैं तो वो एक पढ़ी लिखी लड़की को काम नहीं करने देना चाहते, ठीक है ना। तो ये भी अर्बन के अंदर ये भी कारण है जिसकी वजह से अर्बन एरिया के अंदर जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है वर्कर की वो कम है एज कम्पेयर टू वुमेन एरिया। चलो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज मोर इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। देखो, बिल्कुल सही बात है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ना, जो खुद अपना काम करते हैं, मींस वो कहीं पर जॉब नहीं करते, फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेशन, ऐसे लोग जो हैं, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर के अंदर भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये रूरल एरिया में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। देखो क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर ना सबके पास क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज है, और फार्मिंग एक्टिविटी किसी के अंडर तो होती नहीं है, तो ये लोग सभी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जॉब्स है, बड़ी बड़ी एमएनसीज है, ठीक है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग है ना वो रूरल एरिया में कंपेयर टू अर्बन एरिया क्या है, ज्यादा है। GDP increase due to increase in innovative technology rather than major participation in employment। देखो, इसको क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड स्टेटमेंट क्या है कि जो जीडीपी बढ़ रही है ना वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रही है, रेदर देन मेजर पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरी करके काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा जीडीपी नहीं बढ़ रही, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना देश के अंदर उससे ज्यादा जीडीपी बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्रिएट होती है जॉबलेस ग्रोथ। देखो, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो आपकी देश की जीडीपी तो बढ़ रही है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का पार्टिसिपेशन है ना वो उतना ज्यादा नहीं है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेशन आ गया जिसकी वजह से ही ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। तो दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। तो स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से कि जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसकी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है किसकी वजह से, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से, ना कि मेजर पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर पार्टिसिपेट चाहे ना भी करें फिर भी जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतने ज्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे जिससे देश की जीडीपी बढ़ती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही टेक्नोलॉजी आ रही है वो एक व्यक्ति का काम 20 व्यक्ति का काम एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन अकेले ही कर रही है, ठीक है ना, जिससे देश में क्या क्रिएट हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ क्रिएट हो रही है। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज इज नॉन एज। देखो ध्यान से, ऐसी सिचुएशन जहां पर फॉर्मल सेक्टर के अंदर तो वर्कफोर्स कम हो रही है और इनफॉर्मल के अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है, ठीक है ना, तो जहां पर लोगों को परमानेंट जॉब मिलती है, यानी कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, सरकारी संस्थाएं होगी, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। अब जो भी लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं ना तो उनको अपने कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटीज है, पेंशन की फैसिलिटी है, उनके लिए ट्रेड यूनियंस बनी हुई है,
ठीक है ना। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर आप जो देखते हो ना आसपास आपकी एक दुकानें छोटी छोटी, तो ये है इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब जॉब्स तो यहाँ भी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना वो इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, उनको कोई फिक्स्ड सैलरीज नहीं मिल रही है, या अगर फिक्स सैलरीज भी मिल रही है तो उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन की फैसिलिटीज नहीं है। सोशल सिक्योरिटी मींस कि अगर कोई भी कल को बीमार हो गए, कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कल को उन्होंने स्ट्राइक कर दी तो उनको ऑनर क्या करता है, निकाल देता है। तो कोविड के अंदर क्या हुआ था, फॉर्मल सेक्टर तो सर्वाइव कर गया था क्योंकि इनकी रेगुलर जॉब्स थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो प्राइवेट के अंदर लोग लगे हुए थे ना, जो छोटी छोटी दुकानों के ऊपर, उन लोगों को सबको क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि ऑनर के पास भी पैसा नहीं था देने के लिए। ठीक है ना। तो फॉर्मल सेक्टर का शेयर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर बढ़ता जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनफॉर्मलाइजेशन, जिसमें फॉर्मल सेक्टर मतलब सरकार या जो भी है वो जल्दी से क्या करते जा रहे हैं, पक्की गवर्नमेंट जॉब देना क्या क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर या छोटी छोटी जॉब्स क्रिएट करके, ठीक है ना, आपको नौकरी दी जा रही है लेकिन आपको परमानेंट जॉब्स नहीं दी जा रही, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना। अच्छा, कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब कैजुअल वर्कर की जो वो है ना, वर्कफोर्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जाएगी एज कम्पेयर टू रेगुलर वर्कर, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। और जैसे ही 1991 के रिफॉर्म्स आए ना, तो हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ा है और कैजुअलाइजेशन भी बढ़ा है। मतलब क्या होता है, कंपनीज कुछ समय के लिए लोगों को हायर करती हैं, जब उनका काम पूरा जाता है तब उनको क्या कर देती है, निकाल देती है। तो दैट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन, की परमानेंट बेसिस के ऊपर आप हायर नहीं कर रहे, कैजुअली कुछ समय के लिए हायर करो, जब काम पूरा हो जाए तब उनको क्या कर दो, निकाल दो। ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ तो आपने देख लिया कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन स्टिल एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं क्रिएट हो रही ज्यादा से ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉर्मल वर्कर। देखो फॉर्मल वर्कर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, इट इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यस, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं जहां पर 10 फॉर्मल सेक्टर कौन सा होगा, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर कौन सा होगा जिसमें 10 से ज्यादा लोग उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको लेबर लॉ से प्रोटेक्ट किया जाता है, ट्रेड यूनियंस होती है। अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं बहुत जल्दी स्ट्राइक कर देते हैं, क्यों, इनकी ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, इनके जो राइट्स हैं, इनकी सैलरी हर बार बढ़ाई जाती है, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, पेंशन की बेनिफिट्स है, इनको हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है इनको। ठीक है ना। एंड दे आर फॉर्मिंग, इनकी ट्रेड यूनियंस बनी हुई है। बट क्या इनफॉर्मल के साथ ऐसा कुछ भी होता है, नहीं। तो इनफॉर्मल को तो कुछ समय के लिए देखो रखा, परमानेंट बेसिस के ऊपर जाता है, लेकिन उनको जब मर्जी चाहे निकाल दिया जाता है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं, कोई लेबर लॉ से प्रोटेक्शन नहीं। तो एक चीज में ना कंफ्यूज नहीं होना, इनफॉर्मल वर्कर, देखो इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और एक होता है कैजुअल वर्कर। देखो कैजुअल वर्कर तो क्या होगी, जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं और जब इनका काम खत्म इनको निकाल दिया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर कौन होंगे, ये लोग जैसे आपके आसपास की दुकानें हैं, वहां पर अगर काम कर रहे हैं तो 5 साल 10 साल 15 साल तक काम करते जा रहे हैं और सैलरीज भी मिलती जा रही है। ये नहीं है कि इनको काम करवा के निकाल दिया जाता है, लेकिन इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, ट्रेड यूनियंस नहीं है, लेबर लॉज नहीं है, इनके मतलब जो इनके राइट्स हैं वो नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जाता है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि इनफॉर्मलाइजेशन ही जो होता है ना, वो कैजुअलाइजेशन बन जाता है। मतलब जो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं ना, वो कैजुअल की तरह ही उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है। बट ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये डिफरेंट है। चलो, मिस्टर मोहन इज वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड कंपनी ऑन डेली वेजेस एंड व्हेन कंपनी हैज नॉट गेटिंग वर्क ही इज रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्कर ही इज, देखो क्या कौन सा वर्कर, रेगुलर वर्कर तो है नहीं, क्योंकि जब कंपनी के पास काम होता है तब कंपनी रखती है नहीं, उसके बाद वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो वो कौन है, वो कैजुअल वर्कर है। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन बोथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, कम है, और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल क्या है, ज्यादा है। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल आ गया, वो तो रेगुलर एम्प्लॉय रखेंगे ही नहीं, वो तो जितना हो सके फॉर्मल वर्कर्स को या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज को कम करेंगे और इनफॉर्मल वर्कर्स को हायर करेंगे। ठीक है ना, कि जिनको उनको सोशल सिक्योरिटीज ना देनी पड़े, जब चाहे मन से उनको निकाल दिया जाए। ठीक है ना। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी अगर होगी तो इनफॉर्मलाइजेशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मतलब फॉर्मल सेक्टर कम होता जाएगा और इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो वो वर्कर
वर्कर इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जब वो अपनी इच्छा से काम करने के लिए चाहते हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, मतलब वो उस वेज रेट के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार है बट उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो वर्कर इज विलिंग टू वर्क बट इट इज नॉट गेटिंग वर्क। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखो, अ वर्कर इज नॉट गेटिंग वर्क इन अ पर्टिकुलर सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और एक होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मींस छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर इज जीरो। देखो क्या होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या होता है कि जहां पर 5 लोगों की जरूरत है ना, वहां पर 10 लोग लगे होंगे, तो अगर उन 5 को निकाल भी दिया जाए ना, तो उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मींस कोई एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं आप जनरेट कर लोगे। दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर इज जीरो। तो ये दोनों सही। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट which occur for the time period when worker move from one jobs to another job is known as। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट विच अक्कर, वो बेरोजगारी जब वर्कर जो है वो अपनी एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब के ऊपर शिफ्ट करता है ना, तो इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? देखो, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि देखो, मान लो आपने एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब को लेने जा रहे हो आप, तो उसके बीच के टाइम पर भी आप अनएम्प्लॉयड रहोगे ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब बिजनेस साइकिल बूम के ऊपर होता है तब तो आपके पास जॉब है, लेकिन जब बिजनेस साइकिल डाउन हो जाता है तब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। ठीक है, रिसेशन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो हुआ था वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट थी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि भाई 6 महीने का आपका सीजन था और 6 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ रहा है? अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है। जैसे वीट के जो वीट पैदा करने वाले, राइस पैदा करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, उनका ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है। इस सीजन के सीजन टाइम काम है और उसके बाद काम नहीं है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी जो थी वो चेंज हो गई, जिस चीज की आपको नॉलेज थी ना, वो चीज की नॉलेज खत्म, मतलब वो टेक्नोलॉजी ही नहीं आ गई, तो जिससे आपको नई टेक्नोलॉजी को सीखने के तक क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मींस कि आपको उस टेक्नोलॉजी की, आपके काम को टेक्नोलॉजी ने क्या कर लिया? हायर कर लिया, और अब आपको नई सीखनी पड़ेगी तो उसमें आपका टाइम लगेगा। ठीक है ना? चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सोर्सेस, किससे लिया जा सकता है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा किससे मिलता है? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, इससे भी मिलता है, यस। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मिल जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी आपको मिल जाएगा। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, देखो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है आपके पास, तो उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है कि जो किसान है वो अच्छे से नई नई फसलों को, मतलब उनको डिपेंड रहना पड़ता है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, लोग सेव क्या कर रहे हैं? कम करते हैं, जिससे बैंक्स के पास भी पैसा नहीं होता ताकि वो फर्दर इन्वेस्ट कर सके कुछ भी, या लोगों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की भावना है वो भी क्या है? कम है, जिससे नई फैक्ट्रीज नहीं लगती है, नई डिमांड नहीं क्रिएट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। चलो, तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।